नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने अपना जो तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो प्रारंभ किया था और उसका काफी भाग जो है हम कवर कर चुके हैं। और पिछली कक्षा में जो हमने बात की थी कि आपका जो नैनसेट समीकरण है वो कैसे हम व्युत्पन्न करते हैं और उसमें से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और उसके उपयोग क्या हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका उपयोग कहां करते हैं। कोई भी एक अकेला सेल है, कोई भी अपन जानते हैं कि जो अपन इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव या जिसे हम कहते हैं ई सेल ज्ञात करने के लिए दो इलेक्ट्रोड होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यदि अगर एक इलेक्ट्रोड है आपके पास तो उस इलेक्ट्रोड का विभव अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए या अपन यूं कह सकते हैं कि अर्ध सेल का विभव ज्ञात करने के लिए जो है हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, जिसे हम संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको अपन SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो देखते हैं अपन SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसके द्वारा हम किसी भी अज्ञात सेल का विभव जो है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिससे शॉर्ट में अपन कहते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए इस सेल का उपयोग यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग जो है अज्ञात सेल का विभव ज्ञात करने में किया जाता है। कई बार इस सेल का परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में केवल चित्र पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसके चित्र को भी आप अच्छे से समझ लें क्या होता है। देखिए इस सेल का एक तो विभव जो होता है ई सेल, मानक हाइड्रोजन सेल का जो विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, इस सेल का जो विभव होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 होता है। देखिए क्या होता है इसको अपन समझते हैं। इस सेल में क्या होता है, कांच का एक इस प्रकार से क्या लगा होता है, पात्र लगा होता है। कांच का क्या लगा होता है, कांच का एक क्या होता है, पात्र होता है इस प्रकार से। और इस पात्र के अंदर, कांच के इस पात्र के अंदर एक अन्य कांच का पात्र और होता है। इस कांच के पात्र के अंदर एक अन्य कांच का एक और पात्र होता है। इस तरह से एक अन्य पात्र और होता है और यहां पर इसमें क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस, जिसका दाब कितना होता है, 1 atm। हाइड्रोजन गैस का दाब कितना होता है, 1 atm। इसके अंदर एक और क्या होती है, नलिका होती है इसमें, यहां पर इस तरह से एक नलिका और होती है इसी तरह से इसके अंदर। और इस नलिका के अंदर प्लेटिनम का तार लगा होता है। इस नलिका में क्या लगा होता है, प्लेटिनम का तार लगा होता है। क्या लगा होता है मित्रों, प्लेटिनम का तार। और नीचे जो है यहां पर एक प्लेटिनम का टुकड़ा होता है या प्लेटिनम पत्र कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो तार लगा हुआ है किसका लगा हुआ है, प्लेटिनम का तार लगा हुआ है। ये जो तार हो गया क्या हो गया, प्लेटिनम तार। इसको मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं ताकि आप चित्र को सही तरह से देख पाओ। ऊपर जो लगा होता है प्लेटिनम का तार लगा होता है और इस तार के द्वारा, इस वायर के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। और ये जो देखो कांच का पात्र हो गया, ये जो पात्र होता है किसका होता है, कांच का पात्र होता है। और ये एक कांच की क्या होती है, नलिका होती है, कांच की नलिका। और इसके अंदर ये जो नलिका दिख रही है ये होती है किसकी, मरकरी की नलिका होती है, Hg की नलिका। किसकी नलिका होती है, मरकरी की नलिका होती है। और यहां पर जो आप नीचे देख सकते हो ये होता है प्लेटिनम पत्र। क्या होता है, प्लेटिनम पत्र। नीचे जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड कह सकते हो या प्लेटिनम पत्र, या आप कह सकते हो ये किसका इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड।
प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य भरा होता है। इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा होता है वो होता है 1 मोलर HCl। क्या होता है? 1 मोलर HCl जो इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है। अगर आरबीएससी के अगर बात करें अपन आरबीएससी बुक की, तो वहां पर आपको दे रखा है 1 नॉर्मल दे रखा है, तो आप 1 नॉर्मल भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पर 1 मोलर HCl विलयन जो इसके अंदर भरा होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका सीधा सा जो है आपको परीक्षा के अंदर चित्र पूछा जा सकता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बने। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो एक कांच का एक पात्र होता है और इस कांच के पात्र में एक नलिका लगी होती है। इस प्रकार से इस नलिका के अंदर क्या होता है? प्लेटिनम का क्या लगा होता है? तार लगा होता है। और यहां से क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। यहां इसके पात्र के अंदर 1 मोलर यानी 1 मोलर क्या भरा होता है? HCl विलयन भरा होता है, और नीचे एक प्लेटिनम पत्र लगा होता है जो कि अपन कह सकते हैं प्लेटिनम का क्या है? इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जो सेल है, इस सेल को हम एनोड और कैथोड दोनों की तरह इसको अपन उपयोग में ले सकते हैं। एनोड की तरह भी इसको अपन उपयोग में ले सकते हैं और इसको अपन कैथोड की तरह भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसको हम एनोड की तरह भी उपयोग में ले सकते हैं, इसको हम कैथोड की तरह भी इसको हम क्या कर सकते हैं? उपयोग में ले सकते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, इसको अगर एनोड की तरह अगर हम काम में लेते हैं, इस सेल को अगर इस सेल को हम क्या कर लेते हैं? एनोड की तरह अगर इस सेल को हम काम में लेते हैं तो ये क्या होगा? कुछ इस प्रकार से होगा, H2 और 2H प्लस, और ये क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यदि इस सेल को अगर हम क्या करें? कैथोड की तरह काम में लेते हैं तो ये इस प्रकार से होगा 2H प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बना देगा? ये H2। तो इस सेल को हम एनोड की तरह भी काम में ले सकते हैं, कैथोड की तरह भी काम में ले सकते हैं। यदि अगर अज्ञात सेल को अगर आप एनोड के रूप में काम में ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। अगर उसको अगर आप कैथोड के रूप में काम में ले रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेल को हम एनोड की तरह भी काम में ले सकते हैं, कैथोड की तरह भी काम में ले सकते हैं। अब इस सेल के द्वारा हम किसी भी अज्ञात सेल का विभव कैसे ज्ञात करेंगे, आइए उसको लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। चित्र बना लिया होगा आपने, मिटा दे इसको। चलो बहुत बढ़िया। देखिए अब अपन इसको करके देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं इस सेल को एनोड के रूप में प्रयुक्त करता हूं या फिर कैथोड के रूप में प्रयुक्त करता हूं, दोनों चीजें हम करके देखेंगे। यदि हम क्या करें, इस SHE को अपन क्या मान ले? एनोड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एनोड। SHE को मैं क्या मान लेता हूं? एनोड मान लेता हूं। समझिएगा ध्यान से, बहुत धीरे से। ये मेरा क्या हो गया? SHE हो गया। क्या हो गया? SH। बहुत ही खूबसूरत बनाया मैंने इसको, बहुत खूबसूरत। ये लो, ये है SHE, है ना। यहां से इसको मैं बना देता हूं, यहां से ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए। और दूसरा जो सेल है ये इधर ले लेता हूं मैं, कैथोड। क्या ले लेता हूं? कैथोड ले लेता हूं, ठीक है। और इसको अपन क्या करते हैं? इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो अज्ञात सेल है, अज्ञात सेल को मैं क्या मान के चल रहा हूं? कैथोड मान के चल रहा हूं। क्या मान के चल रहा हूं? कैथोड, ठीक है। या अपन यूं कह सकते हैं कि अज्ञात सेल के सापेक्ष SHE को अपन क्या मान के चल रहे हैं? एनोड मान के चल रहे हैं। अब अपन इसका क्या ज्ञात करते हैं? इस अज्ञात सेल का अपना को क्या ज्ञात करना है? ई सेल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ई सेल, ठीक है। तो ई सेल अपन ज्ञात करते, अपन जानते हैं ई सेल का सूत्र क्या होता है? ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये होता है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। यहां पर अपने पास अपन कह सकते हैं कि ई सेल या ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस
ई एनोड किसका है सर? आप कहोगे सर एनोड जो है वो क्या है? SHE है। एनोड क्या है? देखिए ये SHE है ना। एनोड क्या है अपना? SHE। भाई ये तो कैथोड हो गया, अब ये क्या हो गया अपना? एनोड हो गया है ना। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला अपन पिछले 2 लेक्चर में अपन इसको बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, है ना। इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में भी की और उससे पहले वाले लेक्चर में भी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो देखिए ई सेल बराबर क्या हो गया? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड तो अपना है ही है, यहां पर ये कैथोड तो अपना है ही है, और एनोड किसका है? SHE है अपना, मानक हाइड्रोजन। अपन जानते हैं ई SHE जो है, देखिए अपन जानते हैं ई SHE बराबर क्या होता है? इसका विभव कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। तो ये अपना क्या हो जाएगा बताइएगा? ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई कैथोड, है ना। कोई दिक्कत? क्लियर? तो इस प्रकार से अपन किस क्या ज्ञात कर सकते हैं? कैथोड का क्या ज्ञात कर सकते हैं? ई सेल ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, इसको इस सेल को मैं किस रूप में ले लूं? कैथोड के रूप में लूं, यानी SHE को मैं अगर कैथोड के रूप में काम में लेता हूं तो क्या होगा? देखिएगा, इसको मैं कैथोड लेता हूं, यानी अज्ञात सेल को मैं क्या मान लेता हूं? एनोड मान लेता हूं। इसको मैं मान लेता हूं एनोड। ये मेरे पास एक अज्ञात सेल है, इसको मैं क्या मान लेता हूं? एनोड मान लेता हूं, ठीक है। और ये SHE क्या हो गया? अगर मान लेते हैं ये कैथोड है, क्या है? कैथोड। तो क्या होगा देखिए, इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे? इधर कर रहा हूं, देखिएगा, वही तरीका अपन अपनाते हैं। ई सेल बराबर, पूरा लिख रहा हूं मैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ई सेल या ई नॉट सेल लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ई कैथोड किसका है? आप कहोगे सर कैथोड जो है वो SHE है, माइनस ई एनोड, ठीक है। या इसको ए लिख दो, चलो ठीक है। अपन जानते हैं ESHE जो है वो कितना होता है? 0 होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ई सेल बराबर 0 माइनस ई एनोड, यानी अपन कह सकते हैं ई सेल बराबर माइनस ई एनोड। तो इस प्रकार से हम इसका भी क्या ज्ञात कर सकते हैं? विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा कि जो SHE है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके द्वारा हम एनोड हो चाहे कैथोड हो, यानी जो अज्ञात सेल जो होता है उसका विभव ज्ञात हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया अपना अज्ञात सेल का जो है विभव अपन SHE के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। अब अपन इसमें देखो वैल्यू रख के देखते हैं, है ना। डेनियल सेल के लिए अपन बात करते, देखिएगा, देखिए अगर अपन बात करते हैं डेनियल सेल की, किसकी बात करें अपन? डेनियल सेल की। देखिएगा यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, डेनियल सेल, है ना। डेनियल सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो कौन होता है? कॉपर होता है। और एनोड जो होता है वो कौन होता है? जिंक होता है। कौन होता है? जिंक। अब मैं दोनों को यहां पर करके देख रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? यदि जो SHE है उसको मैं एनोड के रूप में काम में लेता हूं, देखिएगा SHE को मैं किस रूप में ले रहा हूं? यहां पर एनोड के रूप में। SHE को मैं एनोड के रूप में प्रयुक्त करता हूं, ये SHE हो गया। और दूसरा जो यहां पर कैथोड के रूप में यहां पर मैं ले रहा हूं कॉपर ले रहा हूं। कौन ले रहा हूं? कॉपर। कैथोड के रूप में यहां पर मैं ले रहा हूं कॉपर को ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं? कॉपर को। ये कॉपर की छड़ हो गई, ये गैल्वेनोमीटर से अपन जोड़ देते हैं, और ये अपन इसको लवण सेतु से भी जोड़ देते हैं। चलो ये लवण सेतु हो गया ना इस तरह से। चलो ये पूरा अपन ने करके देख लिया, ठीक है। ये कॉपर की छड़ है, अंदर क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इसका विलयन भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं? यहां पर कॉपर का ई सेल निकाल रहे हैं। किसका ई सेल निकालते हैं? कॉपर का ई सेल निकालते हैं, ठीक है। कॉपर का निकाल के देख रहे हैं। यहां अपन ने SHE को अपन ने क्या माना? एनोड माना। क्या माना? एनोड, ठीक है। और इसको ये क्या हो गया आपका? कैथोड हो गया। क्या हो गया? कैथोड। अब इसको अपन करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ई नोट सेल समझिएगा अब इसको बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ई नोट सेल बराबर
क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है। ठीक है, ई नोड सेल, ई नोड सेल बराबर कैथोड कौन सा है अपना, देखिएगा कैथोड है अपना कॉपर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर Cu या Cu+2, Cu+2 Cu माइनस एनोड कौन सा है SHE, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर। अब देखिएगा जो कॉपर जो होता है ना, इसका ईएमएफ ज्ञात किया हुआ है, कॉपर का ईएमएफ ज्ञात किया हुआ है, इसके लिए अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, कैसे आएगा देखना ध्यान से डेनियल सेल के लिए। ECU+2, Cu बराबर ये होता है 0.34 वोल्ट, कितना होता है 0.34 वोल्ट, तो इस वैल्यू को यहां रखते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा ई नोट सेल बराबर 0.34 वोल्ट यानी 0.34 माइनस ESHE। ठीक है, अपन जानते हैं ESHE बराबर क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई नोट सेल बराबर 0.34 माइनस 0, यानी कह सकते हैं अपन ई नोट सेल जो कॉपर का आएगा वो कितना आएगा 0.34 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 0.34 वोल्ट, कोई दिक्कत, क्लियर। ये तो अपन ने बात कर ली किसके बारे में, कॉपर को लेकर। अब हम बात करते हैं जिंक को लेकर, किसको लेकर बात करते हैं, जिंक को लेकर। जिंक के लिए जो चित्र जो है मैं यहां बना देता हूं ताकि उधर अपने सुविधा रहे। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं ये जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, यहां पर मैं ये जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, यहां पर ये जिंक की छड़ हो गई, और इसके पास में ये ले लेता हूं मैं SHE, ये ले लेता हूं मैं SHE। ठीक है, इसको मैं अपन इस तरह से ये जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखिए इधर ये तो क्या हो गया है आपका एनोड, और ये क्या हो गया आपका कैथोड, क्या हो गया कैथोड। ठीक है, इसी तरह से अपन करके देखते, देखो ई सेल, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं इसको ताकि ऊपर कटे नहीं, ई सेल बराबर क्या होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई सेल बराबर ई कैथोड किसका बना हुआ है इस बार SHE का बना हुआ है, किसका बना हुआ है SHE का, माइनस एनोड किसका है इस बार Zn यानी जिंक+2, कोई दिक्कत। अब देखो जिंक+2 का जो EMF है ये ज्ञात किया हुआ है, तो Zn+2 ये कितना होता है, ये होता है 0.76 वोल्ट, इसकी वैल्यू यहां रखते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई नोट सेल बराबर ESHE माइनस 0.76, अपन जानते हैं ESHE बराबर कितना होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई नोट सेल बराबर 0 माइनस 0.76 यानी ई नोट सेल बराबर हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये आ गया आपका जिंक का क्या आ गया ई सेल आ गया, क्या आ गया जिंक का ई सेल। ठीक है, तो ये आपके पास किसका ई सेल आया कॉपर का, और ये किसका आया जिंक का, किसका आया कॉपर का भी अपन ने निकाल के देख लिया, जिंक का भी अपन ने निकाल के देख लिया। अब अपन बात करते हैं इस हिसाब से डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होगा, देखिएगा डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो डेनियल सेल में कैथोड कौन होता है कॉपर, और एनोड कौन होता है जिंक। ठीक है, तो यहां मैं डेनियल सेल के लिए लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा डेनियल सेल का ईएमएफ, डेनियल सेल का ईएमएफ, तो ये कैसे निकालेंगे देखिएगा अपन, इधर बहुत इजी है, ई नोट सेल बराबर क्या होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो डेनियल सेल की अपन बात कर रहे हैं, यानी ई नोट सेल बराबर कैथोड किसका होगा कॉपर का, तो अपन लिख सकते हैं Cu+2 या Cu से क्या होगा ये Cu+2 बनता है माइनस, और एनोड क्या हो जाएगा आपका जिंक या Zn से Zn+2, इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, ये इस तरह से होता है पहले +2 से Cu हो जाता है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ई सेल कैथोड किसका होता है कॉपर का, और एनोड किसका होता है जिंक का होता है।
ठीक है, तो कॉपर की वैल्यू आप यहां से उठानी है और जिंक की वैल्यू आपको यहां से उठानी है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये ई नॉट सेल बराबर ई कॉपर कितना है 0.34 वोल्ट माइनस, ये फिर देखिए क्या है माइनस, फिर आएगा जिंक, जिंक कितना -76, तो यहां पर आ जाएगा -0.76। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल बराबर 0.34 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 0.76, यानी ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट। इस प्रकार से अपन ने पहले भी बात की थी कि जो डेनियल सेल जो होता है, डेनियल सेल के लिए जो ई सेल होता है वो कितना होता है 1.1 वोल्ट होता है। और कैसे आता है ये आज हमने पूरा करके देख लिया है। ऐसे चिप के सापेक्ष ऐसे चिप की सहायता से हमने कॉपर का भी ईएमएफ ज्ञात किया, हमने जिंक का भी ईएमएफ ज्ञात किया। हालांकि ये जो वैल्यू है ज्ञात है, हमने इसको प्लस और माइनस में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने देखा था। और हमने क्या किया, इसकी वैल्यू जो है डेनियल सेल के हिसाब से पुट की, और हमने देखा कि इसका जो विभव आता है ई सेल जो आता है वो कितना आता है 1.1 वोल्ट आता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल का जो है विभव ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, या आप मैं यूं कहूंगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ले लिया, चलो बहुत ही अच्छा। अब हम देखते हैं कि इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जो है आपके पीछे दे रखा है बुक के अंदर, वो प्रश्न जो है हम करके देखते हैं। बुक के अंदर जो प्रश्न आपको दिया हुआ है वो हम करके देखेंगे, है ना। बुक के अंदर दे रखा है ये प्रश्न, वो हम करके देखते हैं, बहुत ही इजी है। मिटा दें इसको, चलो किताब के अंदर जो प्रश्न दे रखा है उसको लेकर हम बात करते हैं। बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, पीछे की तरफ आप देखोगे तो पीएच बराबर 10, पीएच बराबर 10 वाले विलियन, पीएच बराबर 10 वाले विलियन में डूबे हुए एसएचई यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए, विभव ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पीएच बराबर 10 वाले विलियन, यानी एक विलियन है जिसकी पीएच कितनी है 10 है, एक विलियन है जिसकी पीएच कितनी है 10 है, और उसका क्या ज्ञात करना है आपको, ई सेल, यानी ई सेल जो है उसका आपको ज्ञात करना है। एक विलियन है जिसकी पीएच कितनी है 10 है, उसके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाया गया है, और उस सेल का आपको क्या ज्ञात करना है, पीएच जो है सॉरी ई सेल ज्ञात करना है, यानी सेल विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, नेल्सन समीकरण के द्वारा इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, अपन ने बात की थी, अगर इसको हम क्या करें एनोड के रूप में काम में ले तो क्या हो जाएगा, ये एनोड के रूप में प्रयुक्त करने पर क्या बनाता अपना 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और अपन ने इसको क्या किया कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया था, तो ये क्या बना था, कैथोड के रूप में प्रयुक्त करने पर क्या बना था आपका 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा आपका H2, इस प्रकार से, है ना। क्लियर, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मान के चल रहा हूं, मान लो एनोड यहां पर, ठीक है, मैं इसको एनोड के रूप में लेके चल रहा हूं। देखिए आप दोनों तरह से ज्ञात कर सकते हो, आप चाहे इसको एनोड के रूप में ले लो, चाहे आपको कैथोड के रूप में ले लो, दोनों तरह से आप इसको ले सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है,
तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। अब देखिए इसके लिए अपन एक तो पहले नेल्सन समीकरण लिखते हैं। नेल्सन समीकरण क्या थी अपनी? क्या था? ई सेल बराबर क्या था? ई नॉट सेल माइनस क्या था? 0.0591 अपॉन क्या था? एन, और क्या था? log 10। log 10 ऊपर क्या था? प्रोडक्ट अपॉन नीचे क्या था? रिएक्टेंट। क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी आपके सामने मैं इधर वापस लिख रहा हूं, रिएक्शन मैंने लिखी थी आपके सामने H2, और ये क्या कर रहा था? 2H प्लस, और क्या दे रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या दे रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा ई सेल बराबर, अब देखिए जो SHE है यहां पर, क्या है SHE? तो यहां पर लिख देता हूं मैं SHE माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। अब प्रोडक्ट यहां पर क्या है देखिएगा? प्रोडक्ट क्या है? H प्लस है, और आगे जो 2 लिखे ये किस में लग जाएगा? पावर में लग जाएगा। किस में लग जाएगा? पावर में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में log 10 क्या हो जाएगा? log 10 ऊपर क्या आएगा आपका? H प्लस की क्या लग जाएगी? पावर लग जाएगी। ये सब कैसे होता है पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। और नीचे क्या जाएगा? H2। क्या जाएगा? H2। ठीक है, अब देखिए आगे ई सेल बराबर, अपन जानते हैं ESHE क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 माइनस 0.0591 अपॉन क्या जाएगा? 2। क्या जाएगा? 2। ठीक है, और देखिएगा यहां अगर हम बात करते हैं H प्लस की सांद्रता, तो देखिए यहां पर आपको pH दे रखी है। pH कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। और अगर pH अगर आपको 10 दे रखी है और उसमें अगर आपको H प्लस की सांद्रता निकालनी हो, pH आपको दे रखी है, उसमें क्या निकालते हो? निकालनी हो H प्लस की सांद्रता। तो ये क्या होता है? H प्लस बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस pH। अगर किसी भी H प्लस की सांद्रता आपको निकालनी हो, pH दे रखी और H प्लस की सांद्रता निकालनी, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? H प्लस बराबर 10 की घात माइनस pH। तो ये क्या हो जाएगा? देखो H प्लस बराबर 10, और pH कितनी है? 10 की घात माइनस, तो pH कितनी बताओ? pH है 10। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो H प्लस बराबर 10 की घात माइनस pH। H प्लस बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस pH। ठीक है, तो H प्लस के बराबर 10 और माइनस ये क्या जाएगा? माइनस, और pH कितना है? 10। तो ये हो गया आपकी, यानी H प्लस की सांद्रता क्या हो गया? 10 की घात माइनस 10। क्या हो गया? 10 की घात माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा? log 10 ऊपर क्या जाएगा? 10 की घात माइनस 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। और नीचे देखो H2 हाइड्रोजन गैस है। गैस है तो गैस का हम क्या लेते हैं? दाब लेते हैं। गैस की सांद्रता नहीं ली जाती है, गैस का क्या लिया जाता है? दाब लिया जाता है। गैस की सांद्रता नहीं ली जाती है, गैस का क्या लिया जाता है? दाब लिया जाता है। और याद कीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें जो गैस प्रवाहित कर रहे थे उसका दाब कितना था? उसका दाब था 1 atm। गला सूख गया था, अब गीला हो गया। तो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, और हमने कहा था उसमें जो हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित कर रहे थे उस हाइड्रोजन गैस का दाब कितना था? 1 atm। कितना था? 1 atm। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको दाब दे नहीं रखा है, SHE सीधा दे रखा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि जो SHE होता है उसमें जो गैस प्रवाहित की जाती है उसका दाब 1 atm होता है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर दाब परिवर्तित करके आपको परीक्षा में दिया जा सकता है कि दाब 2 atm है, 3 atm। तो जितना भी दाब दे रखा हो यहां आप रख लेना। ठीक है, नॉर्मली क्योंकि गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और गैस की सांद्रता नहीं लेते, गैस का क्या लिया जाता है? दाब लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? देखो 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 20। क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 20। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन क्या जाएगा? 2। क्या जाएगा? 2। और ये क्या जाएगा आपका? log 10 बेस पे 10 की घात माइनस 20। कितना जाएगा? 10 की घात माइनस 20। ठीक है, यहां से ये क्या जाएगा? 10 की घात माइनस 20। भाई एक का तो भाग देने से कोई मतलब रहा नहीं। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से। अब आगे देखते हैं इसको, देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका?
ई सेल बराबर, या ये बराबर कर लेते इसको, बराबर क्या था, माइनस क्या है ये देखो 0.0591 अपॉन नीचे क्या है 2। अब देखो ये पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा -20 log 10 बेस पे 10, और अपन जानते हैं log 10 बेस पे 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 10 बेस पे 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई सेल बराबर -0.0591 अपॉन 2 -20, माइनस से माइनस कट गया और ये कट जाएगा कितना 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा देखो ई सेल बराबर 0.0591 इंटू क्या जाएगा 10, क्या जाएगा इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई सेल बराबर 0.591 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, एस एच ई का क्या आ गया, सेल विभव आ गया, क्या आ गया, ये आपके आंसर हो गए, क्या हो गए आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको जो सेल दिया हो उसका विभव ज्ञात करें। लेकिन ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा मतलब माफ कीजिएगा बुक के पीछे की तरफ दे रखा है, और एक बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि पीएच 10 वाले विलयन के संपर्क वाले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके बुक के पीछे की तरफ ये प्रश्न दे रखा है और वही प्रश्न मैंने सोल्व करवाया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर पीएच चेंज की जा सकती है, दाब चेंज किया जा सकता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर, तो ये पीछे की तरफ प्रश्न दे रखा था वो मैंने करवाया है आपको, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर, अगला जो टॉपिक आता है वो हम बात करते हैं बैटरी, बैटरी या व्यापारिक सेल, बैटरी या व्यापारिक सेल। देखिए ये जो है बैटरीज या व्यापारिक सेल जो है ये दो प्रकार के होते हैं, व्यापारिक सेल के लो या बैटरी के तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक, यानी प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, यानी प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भाई बैटरी क्या होती है। देखो बैटरी किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक सेलों को, दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर प्राप्त तंत्र क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में, लिख लीजिएगा, दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर प्राप्त तंत्र क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर प्राप्त तंत्र क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, अब जो बैटरी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। बैटरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। बैटरी के लो या व्यापारिक सेल, यानी एक तो प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, अब देखिए एक एक ओपन इसको देखते हैं बिंदुवार। प्राथमिक सेल किसे कहेंगे, ऐसा सेल या ऐसी बैटरी या वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। इसके नोट्स जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, वहां प्रॉपर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे या प्राथमिक बैटरी किसे कहेंगे, वह सेल जो क्या करता है,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल किसे कहेंगे? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे प्राथमिक सेल कहेंगे, और वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, राइटिंग पर नहीं जाना है भाई, मुझे थोड़ी क्या करना है, राइटिंग आपको समझ में आनी चाहिए, मुझे कौन सा एग्जाम देना है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की परिभाषाएं आपने देखी कि प्राथमिक सेल क्या होता है कि ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल किसे कहेंगे? कि ऐसा सेल या वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी ये जो सेल है इसमें एक ही प्रकार की अभिक्रिया होगी, यानी रासायनिक ऊर्जा केवल विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, यानी अभिक्रिया एक ही दिशा में चलेगी। जबकि जो द्वितीयक सेल है गुरुजी इसमें क्या होगा कि यहां क्या होगा, आप देख रहे हो कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा फिर से रासायनिक ऊर्जा में, यानी अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशा में चल सकती है। ठीक है, तो इस सेल में एक ही प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो अपन कह सकते हैं कि यह सेल कैसा होता है? यह अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय, एक ही दिशा में, जबकि इसमें दोनों दिशा में अभिक्रिया चलेगी क्योंकि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, तो ये होगा उत्क्रमणीय। तो अपन लिख सकते हैं यह उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, यानी इसमें जो रासायनिक पदार्थ होगा उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होगी और रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत बनेगी। ठीक है, वो विद्युत अपने को मिल जाएगी, लेकिन फिर से अपन इसको चार्ज नहीं कर सकते। जबकि यहां आप देख सकते हो कि इस सेल में क्या होगा कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी और फिर विद्युत ऊर्जा से उसे पुनः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी इस सेल को पुनः चार्ज नहीं कर सकते, जबकि इसे फिर से चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, इसे पुनः आवेशित यानी चार्ज, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जबकि इनको अपन क्या कर सकते हैं? इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्लियर? अगला देखो चौथा पॉइंट। अब देखो अगर इनको फिर से अपन चार्ज नहीं कर सकते तो थोड़े दिन बाद चलने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इनको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, जबकि इनको अपन क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, तो ये लंबे समय तक चलेंगे। जबकि ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे तो अपन कह सकते हैं कि इनकी कार्य अवधि क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये डिस्चार्ज होने के बाद इनको फेंकना पड़ेगा, फिर चार्ज होंगे ही नहीं है। जबकि ये चार्ज हो जाएंगे तो चार्ज करके चलाते रहो, फिर डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज करो, फिर डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज हो गया, चलता रहेगा, है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनकी कार्य अवधि अधिक होती है, इनकी कार्य अवधि क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब देखो ये जो सेल है इनकी जो दक्षता होती है, कैपेसिटी भी क्या होती है? कम होती है, तो लिख देते हैं अपन इनकी दक्षता यानी कैपेसिटी, इनकी दक्षता क्या होती है? कम होती है। जबकि इसमें क्या लिख देंगे अपन? इनकी दक्षता क्या होती है? इनकी दक्षता उच्च या फिर लिख सकते हैं अधिक होती है, इनकी दक्षता उच्च होती है। क्लियर?
तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे द्वितीयक सेल। अगला, यह अनुत्क्रमणीय होता है, यानी इनकी में केवल रासायनिक ऊर्जा केवल विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, वापिस अभिक्रिया उल्टी नहीं चलेगी, एक ही दिशा में चलेगी, तो क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। जबकि इसमें अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती है, रासायनिक से विद्युत और विद्युत से रासायनिक, तो ये कैसा हो जाएगा? उत्क्रमणीय हो जाएगा। इसमें बात करते हैं, क्योंकि देखो इसमें अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही, तो इसको अपन फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या कहेंगे? इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जबकि इसे अपन चार्ज कर सकते हैं, तो अपन क्या कहेंगे? इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं प्राथमिक सेल की। इनकी कार्यावधि कम होती है, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद इनको फेंकना पड़ेगा, जबकि इनको अपन बार बार चार्ज करते रहो और काम में लेते रहो, तो अपन कह सकते हैं इनकी कार्यावधि क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब इनसे ऊर्जा भी क्या होती है? कम उत्पन्न होती है, इनकी कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है, तो अपन कह सकते हैं इनकी जो दक्षता होती है क्या होती है? कम होती है, जबकि इनकी दक्षता क्या होती है? कुछ होती है। ठीक है, और भी अंतर जो है वो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर। बात करें प्राथमिक सेल कैसे हो सकते हैं, तो इनके उदाहरण को लेकर भी अपन चर्चा कर सकते हैं। 5 अंतर वैसे बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब है 5 अंतर, तो बाकी और ज्यादा चाहिए मोर दिन तो आप नोट्स जो टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल रखे हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम के लिए मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, और जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप को रजिस्ट्रेशन कर या व्हाट्सएप का जो रजिस्ट्रेशन करते हो मोबाइल नंबर के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से टेलीग्राम भी क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसमें आपको मोबाइल नंबर डालने हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सर्च बार बॉक्स है उसमें जाइए, टाइप कीजिए अडानिया एजुकेशन, और वहां से आपको चैनल मिलेगा। चैनल को ज्वाइन कीजिए, पूरे चैनल को चेक कीजिए, वहां पर हर प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे, प्रश्न पत्र भी जो वहां पर मिलेंगे, उन प्रश्न पत्र की सहायता से अभ्यास कीजिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन प्राथमिक सेल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सॉरी क्या होते, तो अपन ने देख लिया। तो इसके अपन उदाहरण ले सकते हैं। एक तो शुष्क सेल, शुष्क सेल या जिसे अपन लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं, शुष्क सेल या लेक्लांसे सेल। ठीक है, ये सेल कहां में होता है? आपकी जो दीवार घड़ी जो होती है, दीवार घड़ी के अंदर जो सेल लगा होता है, क्या उसको चार्ज कर सकते हैं? क्या हम नहीं कर सकते। दीवार घड़ी में जो सेल लगा होता है, या रिमोट में जो सेल लगा होता है, रिमोट का सेल हो गया, या जो खिलौने आते हैं उनका सेल हो गया, उसको अपने को क्या करना पड़ता है? लगाओ, थोड़ी दिन चलेगा, फिर फेंक दो, नया सेल लगाना पड़ेगा, उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो जो दीवार घड़ी में जो सेल लगा होता है या आपके रिमोट में जो सेल लगा होता है वो कौन सा होता है? शुष्क सेल होता है। कौन सा सेल होता है? शुष्क सेल। दूसरा उदाहरण इसका होता है मरकरी सेल। कौन सा होता है? मरकरी सेल। मरकरी सेल ये काम में लेते हैं आपकी जो हाथ की जो घड़ी होती है, हाथ की घड़ी में कौन सा, यानी कलाई घड़ी जो होती है उसके अंदर कौन सा सेल होता है? मरकरी सेल होता है। कौन सा सेल होता है? मरकरी सेल होता है। उसके अलावा जो श्रवण यंत्र होते हैं उसके अंदर भी मरकरी सेल काम में लेते हैं। बात करें द्वितीयक सेल की, तो इसके अंदर आता है सीसा संचयिक सेल। सीसा संचयिक सेल जिसे अपन लेड संचयिक सेल भी कहते हैं। ये देखो, आपने कई बार घरों में जो इन्वर्टर वगैरह होता है, आपने देखा होगा इन्वर्टर क्या होता है? चार्ज होता रहता है, यानी जब लाइट आती है तो जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, जब लाइट जाती है तो वही ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा से किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो अपने को वो चीजें वापस मिलती रहती है ना। देखा नहीं देखा? घरों में जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर जो बैटरी लगी होती है वो बैटरी क्या होती है? सीसा संचयक सेल। या जो ट्रक वगैरह होते हैं, अपनी जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों के अंदर जो बैटरी वगैरह लगी होती है वो सब क्या होते हैं? सीसा संचयक सेल होते हैं। घरों में जब लाइट आती है तो लाइट जब आती है तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और जब लाइट चली जाती है तो वही रासायनिक ऊर्जा वापस किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो लाइट आने के बाद, लाइट जाने के बाद भी आपको क्या होती है? विद्युत आपूर्ति, यानी लाइट आती रहती है घरों में। लाइट जैसे दूसरों के चलेगी लेकिन आपके घर में आती रहेगी, क्योंकि किससे आ रही है? वो इन्वर्टर से आ रही है। इन्वर्टर के अंदर जो है रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रही है? वापस विद्युत ऊर्जा में। इसके अलावा और आता है, देखो सीसा संचयक सेल के बाद निकल कैडमियम सेल। कौन सा? निकल कैडमियम सेल। ठीक है, ये सेल भी, ये सेल इस प्रकार के जो सेल है मुख्य रूप से जो आपके एंड्रॉइड फोन वगैरह होते हैं इसके अंदर ये इस प्रकार के सेल देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं ये सेल। ठीक है, तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ये हमने बात की। और नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे, शुष्क सेल क्या होता है, लेक्लांसे सेल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक सेल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सेलों में, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है फ्यूल सेल, या जिसे हम कहते हैं ईंधन सेल। फ्यूल सेल या ईंधन सेल जिसे हम
कहते हैं। ठीक है, ये सेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके चित्र को लेकर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है मिलते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, पढ़ाई करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुष्क सेल और लेक्लांस सेल, ये सीसा संचयक सेल, इनके बारे में चर्चा करके अगला जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बार बार मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, कई बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। तो ये लास्ट चैप्टर है आपका, इसके बाद एक अगला लेक्चर और आएगा जिसमें हम शुष्क सेल, लेक्लांस सेल और सीसा संचयक सेल के बारे में बात करके उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो और भी दे रखा है आपके, संक्षारण। क्या दे रखा है? संक्षारण। तो मैं आपको बता देता हूं कि संक्षारण का मैं एक आपको सामान्य परिचय दे दूंगा, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है, बाकी आप नोट से पढ़ोगे तो भी ये समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा विशेष लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, एक नॉर्मल टॉपिक है, तो ये आपके वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे शुष्क सेल है, लेक्लांस सेल जिसे भी हम कहते हैं, मरकरी सेल, ईंधन सेल, तो इनका एक नॉर्मल वीडियो होगा, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। इनकी थ्योरी जो है कभी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी कि शुष्क सेल का वर्णन कीजिए या आपके सीसा संचयक सेल का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में कभी नहीं आएगा। आएगा तो इनकी अभिक्रियाओं को लेकर आएगा, अभिक्रियाएं सामान्य है, ज्यादा ऐसा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और ईंधन सेल का चित्र कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है, इसके उपयोग के बारे में, या फिर इन सेल के उपयोग को लेकर जो है प्रश्न बन सकता है। तो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि ये कक्षा आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिल रही है आपको, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।